छोटी बहू ने रोते हुए अपने पति से कहा कि आपके बड़े भाई ने अकेले में मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। लेकिन जब अलमारी के ऊपर रखे एक पुराने मोबाइल ने उस कमरे का सच उगला तो पूरे परिवार के होश उड़ गए। बनारस के एक पुराने और संभ्रांत मोहल्ले में तिवारी सदन अपनी पुरानी शान शौकत के लिए जाना जाता था। घर के मुखिया पंडित दीनानाथ तिवारी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके संस्कारों की नींव पर उनका परिवार आज भी टिका हुआ था। घर में उनकी धर्म पत्नी सावित्री देवी, बड़ा बेटा राघव, बड़ी बहू वंदना, छोटा बेटा मोहित और छोटी बहू काव्या रहते थे। राघव स्वभाव में बेहद शांत और गंभीर था। वह एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक था और अपने पिता के आदर्शों पर चलने वाला इंसान था। उसकी पत्नी वंदना बिल्कुल अन्नपूर्णा जैसी थी। घर की हर जिम्मेदारी, सासू माँ की सेवा और देवर मोहित का ख्याल रखना, यही वंदना की दिनचर्या थी। वहीं दूसरी ओर छोटा बेटा मोहित थोड़ा आधुनिक विचारों का था और शहर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी पत्नी काव्या, जो दिल्ली से ब्याह कर आई थी, उसे बनारस का यह पुराना घर और संयुक्त परिवार का माहौल बिल्कुल नहीं भाता था। काव्या दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका मन उतना ही मैला था। उसे लगता था कि इस पुराने खंडहर में रहकर उसकी जवानी बर्बाद हो रही है। वह चाहती थी कि मोहित अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाए और वे दोनों मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाकर सेटल हो जाए। लेकिन मोहित अपने बड़े भाई राघव और भाभी वंदना का बहुत सम्मान करता था। राघव ने पिता की मृत्यु के बाद मोहित को बेटे की तरह पाला था, इसलिए जब भी काव्या बंटवारे की बात छेड़ती, मोहित उसे डांट कर चुप करा देता। काव्या को यह बात अंदर ही अंदर चुभती थी। उसे लगता था कि जब तक राघव और वंदना का इस घर पर प्रभाव है, मोहित उनकी बात कभी नहीं मानेगा। काव्या की नजर घर की पुश्तैनी तिजोरी और उस जमीन पर भी थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी, लेकिन उसका मालिकाना हक अभी भी राघव के पास था। एक दिन दोपहर के समय वंदना अपनी सास सावित्री देवी के पैरों में तेल की मालिश कर रही थी। काव्या अपने कमरे में बैठी फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, मैंने अब और इस घर में नाटक नहीं कर सकती। ये राघव भैया और वंदना भाभी ने मोहित को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर रखा है। जब तक भैया की इज्जत मोहित की नजरों में है, वह बंटवारे के लिए कभी तैयार नहीं होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मोहित की नजरों में भैया गिर जाए। उधर से काव्या की माँ ने कुछ ऐसी सलाह दी जिसे सुनकर काव्या के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि अब वह एक ऐसा तीर चलाएगी जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। संयोग से अगले 2 दिनों के लिए वंदना को अपने मायके जाना पड़ा, क्योंकि उसकी बहन की तबीयत खराब थी। घर में सावित्री देवी, राघव, मोहित और काव्या ही थे। सावित्री देवी अक्सर अपने कमरे में ही रहती थी और पूजा पाठ में मग्न रहती थी। काव्या ने सोचा कि यही मौका है। उसने देखा कि मोहित अपने ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जाने वाला था, लेकिन किसी कारणवश उसका टूर कैंसिल हो गया। पर उसने यह बात घर पर सरप्राइज देने के लिए नहीं बताई। हालांकि काव्या को लगा कि मोहित शाम तक ही लौटेगा। राघव उस दिन स्कूल नहीं गया था क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी नासाज थी। वह अपने कमरे में आराम कर रहा था। घर में सन्नाटा था। सावित्री देवी सो रही थी। काव्या ने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। उसने रसोई में जाकर जानबूझकर कुछ बर्तन गिराए ताकि राघव के ध्यान उस पर जाए। फिर उसने अपने कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त कर लिए और अपनी आंखों में ग्लिसरीन डालकर आंसू ले आई। दोस्तों, कहानी में आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या एक भाई का विश्वास जीतेगा या एक कलयुगी बहू की चाल कामयाब होगी? यह जानने के लिए हमारी कहानी के साथ अंत तक बने रहे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस परिवार का हिस्सा बने। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। राघव को प्यास लगी तो वह पानी लेने के लिए रसोई की तरफ आया। जैसे ही वह हाल से गुजर रहा था, काव्या दौड़ती हुई आई और राघव के पैरों में गिर पड़ी। राघव घबरा गया। अरे काव्या बहू, यह क्या कर रही हो? उठो, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? काव्या ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, भैया मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अनजाने में आपकी घड़ी कहीं रख दी है और अब मिल नहीं रही है। राघव ने राहत की सांस ली और कहा, अरे पगली, बस इतनी सी बात के लिए रो रही हो? घड़ी ही तो है, मिल जाएगी। तुम उठो और आंसू पोंछ लो। राघव ने उसे उठाया और सोफे पर बैठने को कहा। काव्या ने पानी का गिलास राघव की तरफ बढ़ाया। राघव ने जैसे ही पानी पिया उसे थोड़ा चक्कर आने लगा। काव्या ने पानी में नींद की हल्की दवा मिला दी थी ताकि राघव अपनी सुध बुध खो बैठे और विरोध न कर सके। राघव सोफे पर ही निढाल होकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसे इतनी नींद क्यों आ रही है। काव्या ने देखा कि राघव अब पूरी तरह होश में नहीं है। उसने तुरंत अपना खेल शुरू किया। उसने अपने साड़ी का पल्लू गिरा दिया, अपने बाल बिखेर लिए और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। उसने अपने ही हाथों से अपनी बाहों पर कुछ खरोच के निशान बना लिए। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आई। काव्या जानती थी कि यह समय मोहित के आने का नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर मोहित को देखा, उसका दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। उसने सोचा कि यह तो और भी अच्छा हुआ, अब मोहित अपनी आंखों से सब देखेगा। मोहित ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसे घर का माहौल अजीब लगा। हॉल में सन्नाटा था। तभी उसे काव्या के कमरे से सिसकने की आवाज आई। मोहित घबरा गया। वह दौड़कर कमरे की तरफ गया। वहां का नजारा देखकर मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव सोफे पर बेसुध पड़ा था और काव्या कोने में दुबकी हुई फटे हाल में रो रही थी। मोहित काव्या के पास गया और उसका कंधा पकड़कर पूछा, काव्या, यह सब क्या है? तुम्हारी यह हालत किसने की? और भैया भैया को क्या हुआ है? काव्या ने मोहित को देखते ही जोर से गले लगा लिया और दहाड़े मारकर रोने लगी। मोहित, मुझे बचा लो। मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं पिता समान मानती थी, उसके मन में मेरे लिए इतना मैल होगा। आज घर खाली देखकर भैया की नीयत खराब हो गई। उन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती
दोस्ती करने की कोशिश की। मोहित के कानों पर जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उसे अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम क्या कह रही हो काव्या? भैया, और ऐसा काम? यह नामुमकिन है, काव्या ने चिल्लाते हुए कहा। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो मेरी हालत, देखो मेरे हाथों पर निशान। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। भगवान का शुक्र है कि तुम वक्त पर आ गए, वरना आज मेरी असमत लूट जाती। मोहित का खून खौल उठा। एक तरफ उसका सगा भाई था जिसने उसे गोद में खिलाया था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी जिसकी हालत चीख चीख कर गवाही दे रही थी। गुस्से में मोहित राघव की तरफ बढ़ा। राघव अभी भी नशे में धुत था, उसे कुछ होश नहीं था। मोहित ने आव देखा न ताव पास रखा पानी का जग उठाया और राघव के मुंह पर पानी मारा। राघव हड़बड़ा कर उठा। क्या क्या हुआ मोहित, तुम कब आए? मोहित ने राघव का कॉलर पकड़ लिया और उसे झकझोरते हुए चिल्लाया। भैया, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आपने पिताजी का नाम मिट्टी में मिला दिया। घर की बहू की इज्जत पर हाथ डालते हुए आपको शर्म नहीं आई? राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका सिर भारी हो रहा था। मोहित, तुम क्या कह रहे हो? मैंने क्या किया? तभी काव्या फिर से चिल्लाई। अब नाटक मत कीजिए भैया, अभी तो आप शेर बन रहे थे, अब मोहित के आते ही भीगी बिल्ली बन गए। घर में शोर सुनकर सावित्री देवी भी अपनी लाठी देखती हुई बाहर आ गई। क्या हो रहा है? यह शोर कैसा है? सावित्री देवी ने कांपती आवाज में पूछा। मोहित ने अपनी माँ को देखा और गुस्से में कहा। माँ देखो अपने बेड़े बेटे के कारनामे। अगर मैं वक्त में नहीं आता तो यह काव्या की जिंदगी बर्बाद कर देता। सावित्री देवी सन्न रह गई। उन्होंने राघव की तरफ देखा। राघव की आंखों में सिर्फ भ्रम और बेबसी थी। माँ, मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो बस चक्कर आया और मैं सोफे पर बैठ गया। मुझे नहीं पता काव्या यह सब क्यों कह रही है। काव्या ने पलटवार किया। तो क्या मैं पागल हूँ जो अपनी ही बदनामी करूंगी? माँ जी, आप ही फैसला कीजिए। या तो यह आदमी इस घर में रहेगा या मैं और मोहित। मुझे ऐसे दरिंदे के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना। मोहित ने फैसला सुना दिया। काव्या ठीक कह रही है भैया, मुझे बंटवारा चाहिए अभी और इसी वक्त। इस घर का जमीन का हर चीज का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। उसके बाद मैं काव्या को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। मैं आप जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकता। काव्या के चेहरे के पर एक पल के लिए विजय की मुस्कान आई, जिसे उसने तुरंत आंसुओं से पीछे छिपा लिया। उसका प्लान कामयाब हो रहा था। तभी दरवाजे पर एक आवाज गूंजी। बंटवारा तो होगा मोहित, लेकिन जायदाद का नहीं, पाप और पुण्य का। सबने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वह वंदना खड़ी थी। वह अपने तय समय से एक दिन पहले ही वापस आ गई थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। काव्या वंदना को देखकर थोड़ी घबराई, लेकिन फिर उसने सोचा कि वंदना तो अभी आई है, उसे क्या पता होगा। वंदना ने अंदर आते ही सबसे पहले काव्या को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मोहित की तरफ मुड़ी। मोहित, तुमने अपनी आंखों से जो देखा उस पर यकीन कर लिया, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भाई के चरित्र को परखा नहीं? जिस भाई ने अपनी जवानी तुम्हारी फीस भरने और तुम्हें काबिल बनाने में लगा दी, वो आज तुम्हें इतना गिर गया लगा? मोहित ने कहा। भाभी, मैं भैया की इज्जत करता था, लेकिन सबूत मेरे सामने है। काव्या की हालत देखो। वंदना ने शांत स्वर में कहा। हालत तो बनाई भी जा सकती है मोहित, लेकिन सच को छिपाया नहीं जा सकता। वंदना सीधे उस कमरे में गई जहां यह सब हुआ था। वह अलमारी के पास गई। अलमारी के सबसे ऊपर एक पुराना सा टेडी बियर रखा था, जो शायद बचपन का खिलौना था। वंदना ने उस टेडी बियर को उठाया। उसके पीछे एक पुराना स्मार्टफोन छिपा हुआ था जिसमें कैमरा ऑन था। काव्या का चेहरा यह देखकर फक पड़ गया। उसके पसीने छूटने लगे। वंदना ने वह फोन उठाया और सबके सामने ले गई। दरअसल मुझे पिछले कुछ दिनों से घर में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। मेरे गहनों के डिब्बे से कुछ पैसे गायब हो रहे थे। मुझे लगता था कि कोई नौकरानी यह कर रही है, इसलिए जाने से पहले मैंने यह पुराना फोन वीडियो मोड पर लगाकर अलमारी के ऊपर ही छिपा दिया था, ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह फोन घर की चोरी नहीं, बल्कि घर की इज्जत की चोरी करने वाले को रंगे हाथों पकड़ेगा। दोस्तों, अब खुलने वाला है काव्या की पोल। क्या होगा जब मोहित देखेगा अपनी पत्नी का असली चेहरा? यह रोमांचक मोड़ देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि क्या संयुक्त परिवार का ऐसा विश्वासघात होना चाहिए। वंदना ने वीडियो प्ले किया और फोन मोहित के हाथ में दे दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि राघव पानी पीने आया था। काव्या ने चुपके से उसकी दवा मिलाई। फिर राघव के बेहोश होने के बाद काव्या ने खुद अपने बाल बिखेरे, खुद अपनी साड़ी फाड़ी और खुद ही अपनी बाहों पर नाखून मारी। वीडियो में वह बड़बड़ाते हुए कह रही थी, आज तो इस बुढ़े को फंसवाकर मैं मोहित से पूरी जायदाद अपने नाम करवा ही लूंगी। वीडियो खत्म होते ही कमरे में जैसे मौत सा ऐसा सन्नाटा छा गया। मोहित के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। वह शर्मिंदगी के मारे अपनी नजरें नहीं उठा पा रहा था। वह धीरे धीरे राघव के पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था। मैंने एक पल के लिए भी आप पे भरोसा नहीं किया। मैं बहुत बुरा भाई हूँ। राघव जो अब थोड़ा होश में आ रहा था, उसने मोहित को उठाया और गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन भाई के लिए प्यार कम नहीं हुआ था। अब सबकी नजरें काव्या पर थी। वह थर थर कांप रही थी। वह भागने की फिराक में थी, लेकिन वंदना ने उसका हाथ पकड़ लिया। वंदना ने एक जोरदार तमाचा काव्या के गाल पर रसीद दिया। वह थप्पड़ जेठानी की तरफ से नहीं, बल्कि एक औरत की तरफ से है। तुमने अपनी हवस और लालच के लिए एक औरत की सबसे बड़ी पूंजी, उसकी इज्जत का ही मजाक बना दिया। तुमने कानून का, समाज का और इस परिवार के प्यार का गलत फायदा उठाया। छी है तुम पर। सावित्री देवी ने गुस्से में अपनी लाठी जमीन पर पटकी। निकल जाओ मेरे घर से। ऐसी कुलछनी और पापी औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। जिसने धन के लिए रिश्तों का खून कर दिया, वह कल मेरी भी जान ले सकती है। मोहित ने काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ नफरत था। काव्या,
आज तुमने सिर्फ मेरा भरोसा ही नहीं तोड़ा बल्कि मेरे प्यार का कत्ल कर लिया है। मुझे जायदाद का बंटवारा चाहिए था ना, लो आज मैं बंटवारा करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए अलग करता हूँ, निकल जाओ यहाँ से और तलाक के कागज मैं भिजवा दूंगा। काव्या ने बहुत मिन्नतें की, पैर पकड़े, लेकिन आज किसी का दिल नहीं पसीजा। उसके अपने कर्मों ने उसे वहां लाकर खड़ा कर दिया था जहां वह अकेली थी। उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया गया। उस रात तिवारी सदन में फिर से शांति थी, लेकिन एक उदासी भी थी। हालांकि एक संतोष था कि सत्य की जीत हुई थी। मोहित ने कसम खाई कि अब वह कभी भी अपने भाई और भाभी के खिलाफ नहीं जाएगा। वंदना की सूझबूझ ने न सिर्फ उसके पति का सम्मान बचाया बल्कि पूरे परिवार को बिखरने से रोक लिया। समय बीतता गया, काव्या अपने मायके गई, लेकिन वहां भी उसे दुत्कार मिली क्योंकि उसकी सच्चाई सबको पता चल चुकी थी। वही तिवारी परिवार पहले से भी ज्यादा मजबूती से एक हो गया। सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। धन दौलत तो आज है कल नहीं, लेकिन परिवार और रिश्ते अनमोल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, सच को आँच नहीं। झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच के सामने उसे एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते हैं। रिश्तों में विश्वास रखिएगा कि जहाँ विश्वास टूटता है वहाँ लंका जलते देर नहीं लगती। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? क्या मोहित ने काव्या को घर से निकाल कर सही किया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाते जाते एक छोटी सी विनती, अगर कहानी में आपके दिल को छू लिया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।